नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। आज हम लोग क्या देखेंगे, आधुनिक भारत का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। उसमें काफ़ी कमेंट आया कि सर वीडियो बहुत अच्छा है, आप इसको रेगुलर रखिए। इसीलिए मैंने इसको रेगुलर रखा और आज पार्ट 3 लेके आया है। इससे पहले क्या है कि पार्ट 1 में हमने देखा कि यूरोपीय कंपनी आने का मुख्य वजह क्या था, और वास्को डी गामा फिर आया तो किधर से आया, क्या था कपक डाबू, कालीकट, जामोरिन, पूरा डिटेल से पढ़े थे। और ये जो टॉपिक है आधुनिक भारत का, आज जो डच पढ़ेंगे, यह भी आपका क्या होगा, लगभग जितना होते हैं, क्या कहते हैं उसको, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, अन्य ऑल स्टेट का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है, साथ ही झारखंड में जो जेएसएससी है, या फिर मतलब कहने का मतलब ये एवरग्रीन हो जाता है हर एग्ज़ाम में, चाहे वह आपका रेलवे एनटीपीसी हो, एसएससी में आपका सीजीएल, एमटीएस और एलडीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आधुनिक भारत से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और हमने इस तरह से कंटेंट तैयार किया है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, आपका झारखंड स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जीपीएससी हो या सचिवालय का एग्ज़ाम हो या अन्य एग्ज़ाम हो, सब में ये क्या है आपका काम आएगा। इसी ढंग से इसको मतलब ये बनाया गया है। तो उस वीडियो में कमेंट के अनुसार हमने पार्ट 3 बहुत जल्द लाया। हमें तो 1-2 दिन लेट से लाने का मन था, ठीक है, लेकिन कमेंट ऐसा आया कि सर रेगुलर कीजिए, बहुत अच्छा है, तो हमने इसको आज पार्ट 3 लेके आए। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं डच। देखिए, डच से हम लोग डच के पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पुर्तगाली के बारे में पढ़े थे कि डच के पहले कौन आया, पुर्तगाली आया, ठीक है। तो डच के पहले पुर्तगाली आया। अब डच आया तो आया क्यों, हम पहले बताए कि जब वास्को डी गामा यहाँ से जब गया था, वास्को डी गामा जब यहाँ से गया था तो काफ़ी ज़्यादा उसको क्या हुआ था, 60 गुना फ़ायदा हुआ था। 60 गुना फ़ायदा रास्ते का खर्च छोड़ने के बाद। तो जब यूरोप पहुँचे तो यूरोप में जो पुर्तगाल के अगल बगल में जो देश थे, चाहे वह ब्रिटेन है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, डेनिश है, जो भी देश है अगल बगल के, वो सब भी समुद्री मार्ग से भारत आने का मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए ताकि यहाँ से वो व्यापार कर सके। तो उसी क्रम में डच लोग आते हैं। किधर आते हैं, डच लोग। उसमें से थोड़ा सा आपको हम बता दें कि ये जो आपका है पूरा वर्ल्ड का मैप है, देखेंगे इसमें से ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये आपका है एशिया, ठीक है, और ये आपका यूरोप, और ये अफ्रीका, ठीक है, ये आपका अफ्रीका है। तो ये अटलांटिक महासागर से ऐसे होते हुए यूरोप के लोग इंडिया पहुंचे थे। तो उसी क्रम में पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आते हैं, डच आते हैं। तो पहला तो कभी कभी पूछ लिया, सिंपल सा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन आया। हम सारा क्वेश्चन बताते चलेंगे कि कैसा प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है। भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन आया, तो आपका एक प्रश्न क्लियर हो गया यहाँ से कि पुर्तगालियों के बाद कौन आया, डच आया। लेकिन अब जब डच आया तो डच कहाँ से आया, यूरोप महादेश कहते हैं, सो ठीक है, यूरोप कंपनी, लेकिन देश की बात करेंगे। जैसे पुर्तगाली पुर्तगाल से आया, ठीक है, पुर्तगाली पुर्तगाल से आया, तो डच कहाँ से आया, ठीक है। तो डच लोग जो आए थे ये भी यूरोप महादेश से ही आए थे, लेकिन उस देश का नाम प्रेजेंट में क्या है, नीदरलैंड है। प्रेजेंट में क्या है, नीदरलैंड है। और नीदरलैंड को ही पहले क्या कहा जाता था, हॉलैंड कहा जाता था, ठीक है। नीदरलैंड को, जो यहाँ पे यूरोप महादेश में पुर्तगाल के जस्ट बगल में है, ठीक है, तो नीदरलैंड को ही पहले हॉलैंड कहा जाता था, और वहीं के निवासी डच कहलाते हैं। और डच आपका कहाँ से आए थे, ये आपका नीदरलैंड से आए थे। ये आपका 2 क्वेश्चन। और नीदरलैंड का प्राचीन नाम क्या था, हॉलैंड। ये आपका 3 प्रश्न यहाँ से बन चुका है, ठीक है। डच कहाँ से आए थे, हॉलैंड से आए थे, अर्थात नीदरलैंड से आए थे। नीदरलैंड जिसकी राजधानी कहाँ पर है, एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम। क्योंकि आप जो देश आता है, जब भी आपका पढ़ने के क्रम में जो भी देश आता है, आप उसका राजधानी याद करते जाइए, ताकि क्या होता है कि 260-62 देश से सारा राजधानी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि पुर्तगाली के बाद कौन आया, डच आया। और डच के बाद, डच कहाँ से आए, नीदरलैंड, हॉलैंड से आया। कब आया, जिस तरह से पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में आया था, कंपेयर करके पढ़िएगा तो बहुत जल्दी आपका याद हो जाएगा। जब भी पढ़ें कंपेयर करके पढ़ें, ठीक है। तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया। और वास्को डी गामा के बाद डच कब आए, तो 1595 और 96, ये दोनों लिखा जाता है।
1595 और 96, लेकिन अधिकतर एग्जाम में आपका जो ऑप्शन रहेगा वो 1596 रहेगा, ठीक है। और आप 1596 ही टिक करेंगे। तो डच कब आया? 1595 और 96। तो जब भी कोई व्यक्ति आता है किसी के नेतृत्व में आता है कि कोई ना कोई तो उसका हेड होता ही है। तो डच जो आया था कार्नेलियस हाउटमैन। तो डच जो आए थे, पहला व्यक्ति कौन आए थे? कार्नेलियस हाउटमैन। और ये अकेले नहीं आए थे, इनके साथ काफ़ी डच लोग आए थे। तो यहाँ से भी याद रखिएगा कि डचों का जो पहला व्यक्ति आए थे, किसके नेतृत्व में आए थे? तो वो आपका था कार्नेलियस हाउटमैन। अब जब डच लोग 1595-96 में इंडिया पहुँचा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो डायरेक्ट इंडिया नहीं आए थे। इंडिया आने से पहले वो क्या कहते हैं, इंडोनेशिया गए थे। इंडोनेशिया में एक क्षेत्र पड़ता है सुमात्रा, ध्यान दीजिए, सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा। तो यहाँ पे हम लिखे भी थे कि डच जो है यहाँ इंडिया आने से पहले इंडोनेशिया गए थे, ठीक है। और इंडोनेशिया गए, उसके बाद वो आए कहाँ पर? इंडिया आए। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारत में मतलब डच जो है भारत में आने से पहले कहाँ पर गए थे। तो ये बहुत पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो डच जो थे भारत में आने से पहले इंडोनेशिया अर्थात सुमात्रा गए थे, उसके बाद वो ऊपर इंडिया पहुंचते हैं। और इंडिया पहुंचने के बाद 1602 में अपना कंपनी बनाता है। कोई भी यूरोपीय कंपनी जब यहाँ पे आता है तो अपना यहाँ कंपनी बनाता है। देखिए, तो 1602 में ये अपना कंपनी बनाता है भारत में, और उस कंपनी का नाम क्या रहता है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। हम आपको बताए थे कि जितना भी यूरोपीय कंपनियाँ यहाँ पे इंडिया पहुँचा, सब में ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो भारत का ईस्ट में पड़ता है। यूरोप जो है, यूरोप महादेश जो है सो भारत का ईस्ट में पड़ता है, इसीलिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया है। तो उसको शॉर्टकट में वीओसी कहते हैं। यानी डच लोग का जो कंपनी था, जो यहाँ पे व्यापार करता था, उसका क्या कहते हैं? शॉर्टकट में उसको वीओसी कहते हैं। और एक बात आपको बता दें कि डच लोग यहाँ पर आए तो व्यापार करने से आए थे, लेकिन होता क्या है, देखिए थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा ये आपके लिए। होता क्या है कि जैसे डच लोग इंडिया पहुँचते थे व्यापार करने के लिए, उसका केवल एक ही मकसद था, व्यापार। लेकिन बाद में आने के बाद उसका मंशा चेंज होता है। आने के बाद कहते हैं किसी क्षेत्र में पहुंचने के बाद मंशा चेंज होता है, तो आने के बाद उसका दिमाग चेंज होता है। कैसे? वो व्यापार करने आए थे, और व्यापार करने आए थे तो यहाँ से सामान खरीदते थे, इंडिया से सामान खरीदते थे, और इंडिया से सामान खरीदने के बाद वो ले जाते थे यूरोप महादेश और वहाँ बेचते थे। उससे क्या होता था? काफ़ी मात्रा में उसको फ़ायदा होता था। लेकिन यहाँ के जिस व्यक्ति जो किसान या जो फिर ज़मींदार जो भी सामान उसको देते थे, उसके पास क्या होता था? काफ़ी मात्रा में पैसा होता था, क्योंकि उसको वो सामान बेच रहे थे यूरोपीय कंपनी को, तो काफ़ी मात्रा में पैसा होता था। तो भारतीय राजा, जो राजा महाराजा होते थे, जो लगान लिया करते थे, जो टैक्स लिया करते थे, उसके पास जो लगान है, जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जाने लगा। यानी राजा के पास क्या हुआ कि पहले जितना लगान आता था, पहले जितना टैक्स आता था, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा आने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग सामान बेचने लगे यूरोप महादेश में, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों को, चाहे वह पुर्तगाली हो, चाहे वह डच हो, चाहे वह फ्रांसीस हो, चाहे वह अंग्रेज हो, कोई भी हो, सबको क्या लगे? जब सामान बेचने लगे तो यहाँ के राजा महाराजा को राजस्व ज़्यादा आने लगा। और जब भारतीय राजाओं को राजस्व ज़्यादा मिलने लगा तो राजा लोग खूब सपोर्ट किया, राजा लोग भी खूब सपोर्ट किया व्यापार की, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो। किसको? चाहे वह पुर्तगाली है, चाहे वह डच है, चाहे वह फ्रांसीसी है, चाहे वह अंग्रेज है। यानी पुर्तगाली कंपनियों को राजाओं ने भी, भारतीय शासकों ने भी क्या किया? पूरा सहयोग किया व्यापार करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? ये पुर्तगाली, ये डच, ये जो भी थे, इसका दिमाग थोड़ा सा चेंज हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं हमें ज़्यादा मूल्य में, अधिक क्या कहते हैं, महंगा में क्या करता है, हमें सामान देता है, चाहे वह मसाला हो, चाहे वह कपड़ा हो, या अन्य भी सामान हो, तो ज़्यादा महंगा देता है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो पुर्तगाली थे, जो डच थे, और जो आपका कौन था, फ्रांसीसी और अंग्रेज, यहाँ पर भारत में ध्यान देंगे, भारत में राजनीतिक मामला में हस्तक्षेप करने लगा। राजनीतिक मामला में आने की वो अपना एक तरह से क्या करते हैं, वर्चस्व, साम्राज्य फैलाने की तरह काम करने लगा, राजनीतिक मामला में हस्तक्षेप करने लगा। ठीक है, तो आप इस एक स्टोरी समझे कि आए थे तो व्यापार के उद्देश्य से। फिर हम आगे पढ़ेंगे अंग्रेज में, तो आपको और इंटरेस्टिंग बताएंगे कि आखिर हुआ क्यों, हुआ क्या कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी उतना फेमस नहीं रहा और अंग्रेज लगातार 300 साल तक इंडिया में शासन करते रहा। आखिर क्या ऐसा कारण था? देखिए, तो आपने देखा नीदरलैंड का जो कंपनी आया
तो नीदरलैंड का कंपनी जो भारत में व्यापार करती थी वो 17 व्यक्तियों का एक ग्रुप होता था। 17 व्यक्तियों का एक ग्रुप होता था जो कंपनी का देख रेख करता था और व्यापार करता था। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन फिक्स है, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन फिक्स है, चाहे वो यूपीएससी हो और अदर स्टेट पीसीएस हो या झारखंड का जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, ये क्वेश्चन फिक्स है। 1605 में प्रथम डच फैक्ट्री, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन कन्फ्यूजन होगा नहीं। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन, प्रथम डच फैक्ट्री मछलीपट्टनम। डच हम लोग पढ़ लिए हैं, बोले कंपेयर करके पढ़ना है, तो पुर्तगाली पढ़ लिए थे, तो पुर्तगाली का पहला फैक्ट्री कहाँ था? कोचीन में था। वो कालीकट में तो पहुंचा पुर्तगाली लोग, लेकिन पहला फैक्ट्री कोचीन में खोला। और इसी प्रकार जब डच लोग अपना कंपनी बनाया तो सिंपल सी बात है, अपना व्यापारिक कोठी खोलेगा। और 3 साल के बाद 1605 में जो डच लोग थे अपना पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोला। आप डेट याद नहीं रखेंगे वो चल सकता है, लेकिन आप इसको जरूर याद रखेंगे कि डचों का पहला फैक्ट्री कहाँ पे था? मछलीपट्टनम में था। और पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री कहाँ था? कोचीन में था। देखिए, इनके अलावा वो डच लोग अपना हम बोले ना कि वो सब राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे थे कि हम व्यापार करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साम्राज्य फैले। उसी क्रम में डच लोग जो है सो हुगली पहुँचते हैं और हुगली में भी एक अपना कोठी खोलता है। कहाँ पे? चिंसुरा में। उसके पहले बंगाल में भी पिपली में खोलता है। तो पिपली वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका फिर फिक्स क्वेश्चन बनता है। बहुत एग्जाम में सब पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? देखिए कि गुस्ताउस फोर्ट क्या है? गुस्ताउस फोर्ट क्या है? ये 3 क्वेश्चन सुनिएगा। फोर्ट विलियम, ठीक है, एक फोर्ट विलियम, एक है सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और एक गुस्ताउस फोर्ट। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, एक बार सुन लीजिएगा। फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज 2 हो गया, और ये हो गया गुस्ताउस फोर्ट। तो तीनों के बारे में बताएंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं गुस्ताउस फोर्ट। फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला होता है, ठीक है। गुस्ताउस फोर्ट, और फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला होता है। तो ये अंग्रेज क्या करते, डच पढ़ रहे हैं, तो डच ने क्या किया, जहाँ तक उसका साम्राज्य था, जहाँ तक उसका क्षेत्र हुआ व्यापार करने का, उसे घेराबंदी करते थे, इसलिए उसका नाम देता था फोर्ट। तो जब डच लोग चिंसुरा में, ये चिंसुरा आपका पड़ता है बंगाल में, याद रखिएगा, चिंसुरा कहाँ पड़ता है? बंगाल में। जब वो चिंसुरा पहुँचे, बंगाल पहुँचे, और चिंसुरा का क्षेत्र में क्या किया, जहाँ उसका अधिकार क्षेत्र था, उसमें उसी को हम लोग कहते हैं, चिंसुरा को ही कहते हैं गुस्ताउस फोर्ट, ठीक है। गुस्ताउस फोर्ट एमपीपीसीएस का एक सवाल है, इसमें भी आया था कि गुस्ताउस फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। गुस्ताउस फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर क्या होगा? डच होगा। और फिर जो फोर्ट विलियम है और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि गुस्ताउस फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? डच ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? तो ये याद रखेंगे, चिंसुरा में करवाया था। चिंसुरा कहाँ पर पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग डच के बारे में देख रहे हैं कि डच से क्या क्या सवाल उठता है। इनके अलावा एक तमिलनाडु में एक जगह पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं पुलिकट, ठीक है। तमिलनाडु में एक जगह पड़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुलिकट कहते हैं। और पुलिकट में क्या करते थे? वहाँ पर पेगोड़ा बनता था। अब पेगोड़ा मतलब क्या होता है? पुलिकट में वो सब पेगोड़ा ढालते थे, अब पेगोड़ा ढालना मतलब निर्माण करना, और पेगोड़ा मतलब क्या, ये भी एग्जाम में आया है कि पेगोड़ा क्या है, काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेगोड़ा क्या है। तो पेगोड़ा जो है वो सोने का सिक्का, वो क्या है? सोने का सिक्का को हम लोग क्या कहते हैं? पेगोड़ा कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि सोने का सिक्का को पेगोड़ा कहते हैं। और डच लोग सोने का सिक्का कहाँ बनाते थे, कहाँ ढालते थे? वो पुलिकट में ढालते थे। ये कंटेंट जो है आपका यूपीएससी, बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, चाहे जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपका सवाल नहीं रह सकता है। तो आपने देखा कि पेगोड़ा जो है सोने के सिक्के को कहा जाता है, जो पुलिकट में ढालते थे। कौन? डच लोग। आपको इंडोनेशिया तो बता चुके हैं कि जब भारत आने से पहले डच लोग इंडोनेशिया पहुंचे थे। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली, अंग्रेज, ये सब जो व्यापार कर रहे थे, मसाले में विशेष ध्यान दे रहे थे, ठीक है। लेकिन डच ही ऐसे थे जिन्होंने मसाला ना केवल कपड़ा पर ध्यान दिया था। भारत का जो वस्त्र है, जो यूरोप महादेश में इतना फेमस हुआ, उसमें सबसे योगदान जो है किसका है? डच का। और ये भी सवाल आया है कि भारत में किस यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार में सर्वाधिक कपड़े का व्यापार किया?
तो व्यापार में सबसे ज़्यादा कपड़ा का व्यापार अगर वस्त्र का किसी ने किया तो किसने किया? डच ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद वेदरा का युद्ध। ये वेदरा का युद्ध क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि जब आए, चारों आए, पुर्तगाली आए या जो भी आए, तो आपस में एक संघर्ष हो गया। आपस में संघर्ष चाहते थे कि हम अकेला स्वतंत्र रूप से व्यापार करें, ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इसके लिए क्या करना पड़ता है? आप ही अगर 4 आदमी कम्पिटिटिव में तो दूसरे को हराना चाहते हैं। तो इसी तरह से अंग्रेज चाहते थे कि ये डच लोग जो है वापस यहाँ से चले जाएँ, तो किसी प्रकार से इसको क्या करना पड़ेगा? हराना पड़ेगा। होता कैसे था देखिए, इसको ध्यान देंगे। इसके बाद हम बेदरा का युद्ध बताएंगे। बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैप है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये आपका अटलांटिक महासागर है, और इधर आपका ये पड़ गया देखेंगे, ये हो गया एशिया महादेश, ठीक है, एशिया महादेश हो गया, और ये है यूरोप, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है। अटलांटिक महासागर से होते हुए जब ये इंडिया पहुंचते थे और यहाँ से सामान लेके पहुंचते थे कहाँ पर? यूरोप महादेश पहुंचते थे। तो बीच में क्या होता था? जो समुद्र होता था उसी में जहाज का ठोकर कर दिया करते थे। जो अंग्रेज लोग होते थे, जो अंग्रेज थे, कभी डच का जहाज़ को, तो कभी पुर्तगाली की जहाज़ को, कभी फ्रांसीसियों की जहाज़ को आपस में क्या कर देते थे? ठोकर कर देते थे, ताकि उसका जो सामान लेके जा रहे हैं सारा क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। कुल मिला के एक ही मकसद था अंग्रेज़ों का कि जो पहले यहाँ जो आए हैं यूरोप महादेश से, इसको यहाँ से हटाना होगा, तब जाके हम यहाँ क्या करेंगे? एक स्वतंत्र रूप से भारी मात्रा में व्यापार करेंगे और काफ़ी मुनाफा कमा सकेंगे। और यही मकसद से बंगाल में एक जगह पड़ता है, पश्चिम बंगाल जो आप जानते हैं, बंगाल में एक जगह पड़ता है, उस जगह का नाम है बेदरा। और बेदरा में एक युद्ध होता है, किसके बीच? अंग्रेज़ों के बीच, ये अंग्रेज़ों और डच के बीच। ये एक याद रखिएगा, हमेशा पानीपत के क्वेश्चन, पानीपत का युद्ध से मेरिट नहीं बनता है, ठीक है। तो ये अंग्रेज और डच के बीच बंगाल की बेदरा में एक युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध। और ये बेदरा के युद्ध में डच लोग हार जाते हैं। उन्हें भी ऐसा कभी महसूस होने लगता है कि नहीं, वाकई में अंग्रेज़ों का वर्चस्व इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, हम यहाँ व्यापार में सक्सेस नहीं कर पाएंगे, पुनः हमें वापस जाना चाहिए। और ये जो है अपना बोरिया बिस्तर सारा बांधता है और वापस यूरोप महादेश चला जाता है। कौन? डच। और ये युद्ध याद रखिएगा, ये युद्ध हुआ था 1759 में। 1759 में युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध जब हुआ था, प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था, उससे 2 साल के बाद, ठीक है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का जब वर्चस्व देखा डच लोग, तो इसको लगा कि नहीं, हमें ही वापस जाना चाहिए, हम यहाँ सक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो चला गया। तो ये बेदरा का युद्ध आप याद रखेंगे। बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, बंगाल में हुआ था, 1759 में हुआ था। एक क्वेश्चन और बता दें, और इसी से क्या होगा? आपका डच का समाप्ति होगा। सहकारिता या कार्टेल पद्धति, सहकारिता या कार्टेल पद्धति ये क्या है? तो जो भी लोग व्यापार करते थे उसका एक सिस्टम होता था, नीति होता था। जैसे कि आपने ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ा था, ठीक है। हम बार बार कहते हैं कि कंपेयर कीजिए जब पढ़ते तो। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में जो पुर्तगाली लोग व्यापार कर रहे थे, हिंद महासागर के क्षेत्र में जो पुर्तगाली लोग व्यापार कर रहे थे, उस व्यापार नीति को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो पुर्तगालियों का जो व्यापार नीति था उसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, और डच का जो व्यापार नीति था उस व्यापार नीति को हम लोग कहते हैं सहकारिता नीति, या तो उसे लोग क्या कहेंगे? कार्टेल नीति। सहकारिता नीति और कार्टेल नीति। तो इस प्रकार से आपने डच के बारे में पढ़ा। एक बार डच का रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अंग्रेज पढ़ेंगे। डच में क्या पढ़ा कि वो आए कहाँ से थे? नीदरलैंड, हॉलैंड से आए थे। कब आए? 1596 में आया, और कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया। पहला फैक्ट्री 1602 में खोला, और पहला फैक्ट्री कहाँ पे खोला? मसूलीपट्टनम में। 17 व्यक्ति का एक ग्रुप होता था जो व्यापार करते थे। उसका कंपनी जो था डच का वीओसी कहलाता था। और चिंसुरा में, बंगाल के चिंसुरा में भी उसका एक किला था, और उस किला को लोग क्या कहते हैं? गुस्तावुस फोर्ट कहते हैं। और तमिलनाडु का एक जगह पड़ता है पुलिकट, वहाँ पे वो सोने का सिक्का ढालते थे, जिस सिक्का का नाम क्या होता था? पेगोडा होता था। इनके अलावा कपड़ा में ज़्यादा व्यापार करते थे, कपड़ा के लिए जाने भी जाते हैं ये सब। कौन? डच लोग। और बेदरा का युद्ध में उसका अंत हो जाता है और डच लोग वापस यूरोप महादेश बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं। अब बच जाते हैं अंग्रेज। इसके अलावा हम लोग फ्रांसीसी भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये अंग्रेज फ्रांसीसियों को भी हरा देते हैं, किसी को रहने नहीं देते हैं। बेचारा पुर्तगाली लोग तो गोवा में ही रह जाता ज़िंदगी भर। आगे देखिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज के बारे में। तो ये अंग्रेज क्या करते हैं? उस समय 31 दिसंबर 1600 को
31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड में एक कंपनी बनता है जिस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में ही बना था। और कंपनी बनाने में कौन थी वहाँ की? रानी एलिजाबेथ। तो रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बनाया? इंग्लैंड में। ये तो ध्यान रखिएगा, कभी कि सोचते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भारत में नहीं बना था, कंपनी इंग्लैंड में ही बना था। ठीक है, तो रानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। और कंपनी बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? कि पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करना। अब पूर्वी क्षेत्र कैसे होगा? भारत तो दक्षिण एशिया में। देखिए पूर्वी क्षेत्र कैसे होगा, थोड़ा सा मैप से समझेंगे। ये आपका बार बार छपेगा थोड़ा सा अभी, ठीक है। ये आपका जो एशिया महादेश है और ये आपका यूरोप है, ठीक है, और ये अफ्रीका है। तो यूरोप का पूर्व में पड़ता है इंडिया, ठीक है, यूरोप का पूर्व में पड़ता है इंडिया। इसलिए पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेजों ने रानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में, रानी एलिजाबेथ ने ही हम लोग कहेंगे, एक कंपनी बनाया जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस कंपनी का नाम उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। 1833 का घटना है जब बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, पूरा भारत पर उसका अधिकार हो जाता है। 1833 में इस कंपनी का नाम रखता है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके पहले इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फेमस है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। और जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बना, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बना, उस समय इंडिया के जो इंडिया में जो साम्राज्य चल रहा था, जो वंश चल रहा था, जिसका राजा यहाँ पे शासन चला रहे थे, वो राजा आपका कौन था? मुगल वंश, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, इसके बाद 1605 में उसका मृत्यु हुआ था अकबर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1605 में अकबर का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर। थोड़ा सा अकबर के बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी के समय में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, ठीक है। तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है और 16 अक्टूबर को मर जाता है अकबर। लेकिन उस समय नहीं, 1605 को मरता है, 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1605 का उसका क्या होता है? मृत्यु होता है। तो देखिए यहाँ 1605 में उसका मृत्यु होता है, तो सिंपल सी बात है कि 1600 में भारत का राजा कौन होगा? अकबर होगा। तो भारत में मुगल वंश चल रहा था, भारत में मुगल वंश चल रहा था और मुगल वंश का राजा कौन था? अकबर था, ठीक है। मुगल वंश का राजा कौन था? अकबर था। और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। और अकबर से यहाँ जो फरमान लिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आके व्यापार करेगी, तो मात्र 15 साल के लिए। ये भी ध्यान रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आगमन हुआ व्यापार करने के लिए, तो इसका उद्देश्य यहाँ पे नहीं था कि भारत पर कब्जा करेंगे, भारत को गुलाम करेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे, वो सब कुछ मकसद नहीं उसका, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे आखिर वैसा हुआ कैसे। फिलहाल 15 वर्ष के लिए आया था, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार जब आया था, कितना के समय के लिए? 15 वर्ष के लिए आया था। और 1603 में एक विशेष घटना घटता है। 1603 में क्या होता है कि रानी एलिजाबेथ जो है उसका मृत्यु हो जाता है। रानी एलिजाबेथ जो है इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है 1603 में। तब जाके ब्रिटेन का जो सम्राट बनता है वो बनता है जेम्स प्रथम, ठीक है। 1603 में ध्यान रखिएगा, 1603 में कौन मर जाता है? 1603 में रानी एलिजाबेथ मर जाता है, उसके बाद ये मर जाती है, ठीक है। और ये जेम्स प्रथम जो है वहाँ का सम्राट बनता है, कहाँ का? ब्रिटेन का। और जेम्स प्रथम सोचता है कि भारत में राजा कौन है? अकबर है। भारत में राजा कौन है? अकबर है। इसीलिए जेम्स प्रथम जो है एक लेटर दे के भेजता है अपना राजदूत को, ताकि भारत में व्यापार करने का परमिशन मिले और कुछ रियायत मिले, कुछ छूट मिले, कुछ फरमान मिले, ठीक है, व्यापार करने के लिए। तो जेम्स प्रथम जो है एक अपना दूत को भेजता है इंडिया कि आप जाइए वहाँ से फरमान आदेश लेकर आइए कि व्यापार करने का अनुमति मिलता है या नहीं। लेकिन वो व्यक्ति कौन था? हॉकिंस था। जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को भेजा इंडिया, ठीक है। कब भेजा? वो इंडिया पहुंचा था 1608 में, ध्यान दीजिएगा। हॉकिंस